सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज में आपका सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हम आज दूसरा चैप्टर हमारे अतीत भाग फर्स्ट का दूसरा चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। देखो, व्यापार से साम्राज्य तक व्यापार करने आए विदेशी आक्रांता, ठीक है, और उन्होंने साम्राज्य कंपनी के रूप में आया और सत्ता यहाँ की स्थापित कर ली, अर्थात भागडोर स्थापित कर ली, है ना। वो कैसे की, देखिए आप। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरकार शक्तिशाली बादशाह थे। हम इस चीज़ को मानते हैं क्योंकि कठोरता क्रूरता की नीति अपनाई थी, जबरदस्ती धर्मांतरण इन्होंने करवाया था, ठीक है। किन्होंने? औरंगजेब ने। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया था। भारत का बहुत बड़ा हिस्से पर उन्होंने क्या किया था, अपनी शक्ति के बल पर अपनी सत्ता का नियंत्रण स्थापित किया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, देखिए आप। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? याद रखिएगा, 1707, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में ही विद्रोह शुरू हो गया, जमींदारों में विद्रोह हो गया। जब पुत्र एक नहीं रहे तो उनके अधीनस्थ जो जमींदार थे वो भी क्या करने लगे, आपस में सत्ता के लिए लड़ने लगे, अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। जमींदारों ने क्या किया, जिन रियासतों पर उनका कब्जा था, जो उनको दे रखी थी रियासतें, उन पर अपना स्वयं का नियंत्रण स्थापित कर लिया। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आई, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में रह सकी। जो हमारे भारत की दिल्ली है ना, वो प्रभावी केंद्र के रूप में स्थापित रही। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, 18वीं सदी का उत्तरार्ध, जैसे मान लो सदी में 100 वर्ष होते हैं, ठीक है। अब 50 से 1 से 50 ये तो कहलाता है पूर्वार्ध, ठीक है। 50 से 100 वर्ष के बीच का उत्तरार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरार्ध, ठीक है। ये उत्तरार्ध कहलाता है, ठीक है। तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध यानी 1800 से 1900 के बीच में, 1850 से पहले, ठीक है। क्या हुआ, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। अंग्रेजों की ताकत कैसे उभरने लगी थी? तो अंग्रेज यहाँ पर क्या हुए थे, व्यापार करने आए थे। पहले तो क्या करने आए थे, व्यापार करने, और वहाँ राजाओं पर नियंत्रण स्थापित कर दिया, व्यापार करने आए थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए? ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में तो भारत में आए थे। कौन? अंग्रेज सर्वप्रथम। और जहाँ के इलाकों पर कब्जे से उनसे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप ये देखेंगे कि ये कैसे हुआ, अंग्रेजों ने यहाँ पर नियंत्रण कैसे किया, क्यों किया, कब किया, पूरे हिंदुस्तान की भूपटल पर उन्होंने एकाधिकार कैसे किया। तो आप देखिए, इसके अंदर हम बताते हैं भी आपको, ठीक है ना। तो देखिए, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ईस्ट इंडिया कंपनी आई किस लिए थी, क्या हित को ध्यान में रखकर भारत के अंदर उन्होंने प्रवेश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो इसके बारे में हम देख रहे हैं। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। देखो आप, 1600 में इंग्लैंड की जो महारानी थी, 1600 ईस्वी में, है ना, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ किसे इजाजत दी? एलिजाबेथ, इससे क्या ली? इजाजत ली। प्रथम से चार्टर होता है आदेश, ठीक है। इंग्लैंड से आदेश जारी हुआ, चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया,
जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का क्या मिल गया, इस कंपनी को, कौन सी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल गया, इजाज़त मिल गई, एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की ओर से व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्री मार्ग पार करके, ठीक है ना बेटा, पार कर जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। क्या इजाज़त दी एलिजाबेथ से कंपनी ने कि हम पूर्व के देश में जाकर क्या कर सकते थे, क्या कर सकेंगे, व्यापार कर सकेंगे। व्यापार के लिए आदेश जारी किया इंग्लैंड से। इंग्लैंड की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ, ठीक है बेटा। उससे इस कंपनी ने क्या किया, एकाधिकार लिया चार्टर के तहत अर्थात आदेश के तहत कि पूर्व के देशों में जाकर हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, ठीक है। वहां से सस्ती कीमतें पर चीज खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। देखो, पूर्व के देशों में जाकर कंपनी का क्या मानना था कि हम वहां से सस्ती चीज़ों को खरीद कर उनको परिष्कृत करके, मतलब उसमें तकनीकी ज्ञान जोड़कर उनको अच्छा बनाकर, ठीक है, क्वालिटी रूपेण, और उनको कहाँ बेचेंगे, अधिक दरों पर, यूरोप के मार्केट, यूरोपीय प्रदेशों में, यूरोपीय देशों में, ठीक है। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। जितने भी व्यापारिक कंपनियां थी उनसे कंपटीशन का कोई भय नहीं था। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती। वो जो दौर था ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत का दौर, उसमें क्या था कि वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर क्या करती थी, मुनाफा कमाती थी, मतलब लाभ कमाती थी। मुनाफा का मतलब क्या होता है, लाभ कमा, ठीक है। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीजें खरीद कर इन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। क्या कर सकती थी, अगर प्रतिस्पर्धी मतलब बराबर टक्कर की दूसरी कंपनी नहीं हो तो वो कंपनी क्या करती थी, अधिक दामों पर बेच देती थी और अधिक मुनाफा कमाती थी। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपियन ताकत को पूर्व के बाजारों में आने से रोक सकता था। ये शाही दस्तावेज जो था ना, चार्टर, जिससे आदेश, चार्टर के तहत आदेश जारी किसने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि व्यापार करने के लिए एलिजाबेथ प्रथम ने किया ना। तो इसके चार्टर में ऐसी व्याख्या नहीं थी कि दूसरी कंपनी इनकी प्रतिस्पर्धा में रहेगी। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी। समझ रहे हो, कैप ऑफ गुड होप से चक्कर लगाकर ये कंपनी यहाँ आती। उससे पहले भारत के पश्चिमी तट पर कौन आ गए, पुर्तगाली आ गए। कौन आ गए बच्चों, पुर्तगाली पुर्तगाल के रहने वाले निवासी, ठीक है बेटा। आगे देखो, जैसे तंबाकू जो है ना भारत में, कौन लाए, पुर्तगाली लाए हैं, ठीक है ना। वे गोवा पर अपना ठिकाना बना चुके थे। तो पुर्तगाली सर्वप्रथम कहाँ है, भारत के पश्चिमी तट पर, गोवा। याद रखिएगा, पुर्तगाली कहाँ है सर्वप्रथम, गोवा में। पश्चिमी तट पर कहाँ है, गोवा में आए। कहाँ पर आए पुर्तगाली, गोवा में, ठीक है। गोवा कहाँ पर है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के पठार के पश्चिम की ओर, ठीक है। अपनी उपस्थिति दर्ज की, गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डिगामा। कौन थे, पुर्तगाली जो खोजी थे। सबसे पहले भारत में कौन आए, देखो आप, कौन आए बच्चों, 1498 में, 1498 में कौन आए, वास्को डी गामा। सर्वप्रथम कहाँ है, गोवा में। कहाँ है, पश्चिमी तट पर। कहाँ पर है, गोवा कहाँ पर है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी तट पर, ठीक है। अब वो गोवा में आ गई। देखो आप आगे, पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डिगामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने में इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। भारत यात्रा के लिए इस समुद्री मार्ग, केप ऑफ गुड होप मार्ग का यात्रा का पता लगाया था। सबसे पहले कौन आया, वास्को डिगामा। पुर्तगाली यात्री कौन आया, याद रखेंगे आप लोग, कौन आया, वास्को डिगामा। 17वीं शताब्दी की, तो पुर्तगाल आने के बाद डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए 17वीं शताब्दी में, है ना।
हिंद महासागर से व्यापार की संभावना तलाशने लगे। समस्या ये थी कि सारी कंपनियां भारत के अंदर क्या करना चाहती थी, एक ही वस्तु को खरीदना चाहती थी। अब देखो यूरोपीय जो देश थे उन देशों में हमारे देश के अंदर बने हुए जो वस्तुएं थी, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ सूती वस्त्र उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, है ना, काली मिर्च, लौंग, इनका क्या था, इनकी इन वस्तुओं की भारी मांग थी। कहाँ पर मांग थी? यूरोपीय देशों के बाजारों में। ठीक है, आप देखो रेशम जबरदस्त मांग थी, इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की क्या बढ़ने लगी बेटाओ? कीमतें बढ़ने लगी। कीमत कब बढ़ती है? जब मांग बढ़ती है। वस्तु की मांग के अनुपात में ही कीमत क्या करती है? बढ़ती है उत्तरोत्तर। बढ़ती नहीं बढ़ती? जब सभी कंपनियां, फ्रांस की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ रहे हो मेरी बात, डच आए, यूरोपीय जितने भी यूरोप के देशों से आए हैं वो क्या करने लगे? मांग करने लगे। ठीक है, और इससे भारतीय बाजारों में भारत के जो व्यापारी थे उनको अधिक मुनाफा होने लगा, क्योंकि कीमत बढ़ी तो उन लोगों, अपने लोगों को मुनाफा हुआ नहीं हुआ? देखो आप मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलते फूलने का भी यही रास्ता था कि वो अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दे। ये एक दूसरे से क्या हो गई? मनमुटाव हो गया। ये सोचने लगे कि नहीं, डच की कंपनी कमज़ोर पड़नी चाहिए, फ्रांसीसी कंपनी भी कमज़ोर पड़नी चाहिए, पुर्तगाली कंपनी भी कमज़ोर पड़नी चाहिए। ठीक है, तब जाके हमें लाभ मिलेगा। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता तो कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज क्या कर देती थी? डुबो देती थी। समुद्री मार्ग से आते थे वो लोग, व्यापार करने जो आते थे व्यापारी, किस मार्ग से आते थे? समुद्री मार्ग से। तो एक दूसरे व्यापारी क्या करते? एक दूसरे के जहाज़ों को समुद्र में डुबो देते थे। समझ में आ रही? मेरी बात समझ में आ रही ना आपको? माल को डुबो देते थे ताकि उनका माल नष्ट हो, अपना ही माल जाए यूरोपीय कंट्रियों में, तो वहाँ अपना ही लाभ हो, अपना ही मुनाफा हो, ये चाहते थे। ठीक है ना। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते की रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से क्या करती थी बेटा? एक दूसरी कंपनियों के लिए रोक देती। बहुत सारी कंपनियों का नाम मैंने बताया भी, आपको बताया नहीं बताया? ये व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों की किलाबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों की किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों में भी क्या होने लगा? हमारे जो स्थानीय शासक थे उनमें क्या होने लगा? टकराव होने लगा। मनमुटाव होगा तो टकराव होगा नहीं होगा? टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। तो आप देखिए कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। सबसे पहले क्या करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से व्यापार शुरू करती है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है तो कैसे करती है? इसमें आप देखिए, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में, 1651 में कौन सी नदी के? हुगली नदी, हुगली नदी के किनारे पर, नदी के किनारे पर। इंग्लिश फैक्ट्री का मतलब अंग्रेजी फैक्ट्री, समझ रहे हो बेटा? इंग्लिश फैक्ट्री से इंग्लिश का मतलब क्या होता है? अंग्रेज होता नहीं होता? तो देखो आप, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे पर शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते थे। कहाँ से? हुगली नदी के किनारे से काम चलाते थे। पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हो गई। ठीक है, इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इन व्यापारियों को क्या कहा जाता था? देखो, फैक्टर किनको कहा जाता था? व्यापारियों को। व्यापारियों को क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, 1651 में फैक्टर कहा जाता था। याद रखेंगे आप लोग, है ना। इस फैक्ट्री के वेयर हाउस था। इस फैक्ट्री का क्या था? वेयर हाउस, जहाँ निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। वेयर हाउस में क्या जमा किए जाते थे? जो निर्यात करने हैं अर्थात बेचने हैं, उन चीजों को क्या किया जाता था? रखा जाता था। उनको निर्यात होने वाली चीजों को जहाँ पर रखा जाता था उनको क्या कहते थे बेटा?
क्या कहते थे उनको, बताओ मुझे। वेयर हाउस, क्या कहते हैं, वेयर हाउस, समझ गए। इन्हीं यहीं पर उनके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। दफ्तरों में कौन बैठते थे, अफसर, कंपनी के अफसर। वेयर हाउस में क्या रखे जाते थे, जो माल निर्यात करना है उनको वेयर हाउस में रखा जाता था। आगे देखो, जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा तो कंपनी ने क्या कहा कि जो व्यापारी हैं, संबंधित व्यापार से संबंधित जो व्यापारी हैं, है ना बेटा, वो फैक्ट्री के आसपास ही आकर अपना निवास स्थान बना लें। ये कह दिया ना कंपनी ने। देखो 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू किया। किला बनाना, कंपनी ने क्या बनाना शुरू किया, किला, समझ रहे हो। 1696 में 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर, मुगल अफसर थे ना कंपनी में, मुसलमानों के, है ना, मुगल, रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी को क्या कर लिया, खरीद लिया। ठीक है, इनमें से एक गांव कालीकाता था, बाद में कलकत्ता बना। एक गांव क्या था, कालीकाता। देखो आप, क्या था बेटा, हाँ कालीकाता। ये गांव कौन सा था, कालीकाता। बाद में क्या बन गया वो, कलकत्ता। कलकत्ता बन गया। तो याद रखिएगा, कलकत्ता का पूर्ण नाम क्या है, कालीकाता। ठीक है, याद रखेंगे सब बच्चे। देखो आगे, बाद में कलकत्ता बना, अब इसे कोलकाता कहते हैं। अब इसे क्या कहते हैं, देखो आप, अब इसे क्या कहते हैं, कोलकाता। क्या कहते हैं वर्तमान में इसको, कोलकाता। क्या कहते हैं, कोलकाता कहते हैं, नहीं कहते भी, कहते हैं ना बेटा। देखो अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार किया। कौन सी कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उस समय मुगल सम्राट कौन था, औरंगजेब। किसके लिए तैयार किया, कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। बिना शुल्क चुकाए क्या कर दे, कंपनी को व्यापार करने का एक क्या कर दे, फरमान जारी कर दे। किसको कहा, औरंगजेब को कहा। किसने कहा, कंपनी ने कहा। कहा नहीं कहा। देखो आप, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। ज़्यादा से ज़्यादा फायदे के लिए काम कर रही थी ना कंपनी। कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। शुल्क मुक्त, शुल्क नहीं देंगे भाई हम, लेकिन व्यापार करेंगे। तो शुल्क मुक्त अधिकार किसने दिया, औरंगजेब ने। किसको दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। आगे देखो, कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें ये छूट नहीं थी, लेकिन उनको भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। हुई नहीं हुई, राजस्व का मतलब जो बंगाल का राजस्व था ना, वहाँ की सरकार को चलाने के लिए जो कलेक्ट किया जाता था जनता से, उसमें बहुत कमी आई, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने शुल्क देना मना कर दिया था, है ना। देखो इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध न करते। बंगाल का नवाब उस समय कौन था, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, आगे देखो, व्यापार से मुद्दों तक, व्यापार से मुद्दों। अब बात करते हैं व्यापार से मुद्दों तक। मुद्दों तक नहीं, इसमें मिसप्रिंट हो गया। अब व्यापार करने आई थी कंपनी। अब व्यापार से युद्धों तक का क्या कंडीशन रही, देखो इसमें 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, और बंगाल का नवाब था ना मुर्शिद कुली खान, उनमें क्या हो गया, टकराव ज्यादा बढ़ गया। आगे देखो, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगी। पहले तो औरंगजेब के नियंत्रण में थे बंगाल के नवाब, रियासत थी ना बंगाल। तो अब औरंगजेब मर ही गया, तो फिर वहाँ का जो रियासत का जो मालिक था, उसने कंपनी का पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया। देखो आप, उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान, मुर्शिद कुली खान के बाद कौन बेटा गद्दी पर, वहाँ की रियासत की गद्दी पर कौन बेटा बताओ,
वो बेटा अली वर्दी खान, और उसके बाद कौन बेटा, सिराजुद्दौला, वो भी मर गया। उसके मरने के बाद फिर कौन बेटा, सिराजुद्दौला नवाब बना बंगाल का। देखो आप, ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायत देने से क्या कर दिया, छूट देने से कंपनी को क्या कर दिया, मना कर दिया। औरंगजेब ने तो छूट दी थी, लेकिन औरंगजेब मरने के बाद वहाँ की जो रियासत की जो मालिक हुए है ना, तीनों ही, उन्होंने कंपनी को छूट देने से क्या कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया, है ना। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। क्या मांगे, नजराने, मतलब शुल्क लगा दिया व्यापार करने के ऊपर, ठीक है। उनमें सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया, सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया कंपनी को। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो वहां का नवाब था सिराजुद्दौला, उसने कंपनी को क्या नहीं दिया, सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, ठीक है ना। और शुल्क और लगाया, शुल्क मुक्ति का अधिकार नहीं दिया, याद रखेंगे आप लोग। आगे देखो, और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया, मतलब उनके प्रसार को रोक दिया। किनके प्रसार को रोक दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रसार को। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी, क्या कहा, बंगाल के नवाब ने क्या कहा, देखो आप, कि उनकी वजह से बंगाल सरकार को राजस्व वसूली कम होती जा रही। क्या कहा वहां के नवाब ने, कि भाई इस कंपनी की वजह से हमें राजस्व की वसूली बहुत मतलब नहीं होती जा रही, नहीं हो रही, हमें इनकम नहीं हो रही, ठीक है। और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। जो टैक्स लगाया ना, पहले तो टैक्स भी थी, फरमान था ना औरंगजेब का कि इनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन जब टैक्स लगाया वहां के बंगाल के नवाब ने, तो कंपनी उस टैक्स को, अर्थात उस शुल्क को देने से मना कर रही थी, तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उनके एक अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया, ठीक है। आगे देखो, कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। कंपनी के क्या अधिकारियों का क्या मानना था कि जो बेतुकी मांगे हैं और अधिकारी हैं वहाँ के, वो जो शुल्क लगा रहे हैं वो क्या है, गलत है, ठीक है। व्यापार अभी तक फूल सकता था जब सरकार शुल्क हटा ली। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार कब फल फूल सकता है, जब वहाँ के स्थानीय जो नवाब हैं अगर वो शुल्क हटा दें तो हमारा व्यापार आगे बढ़ सकता है। ये मानना किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी। किसका मानना था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोचा कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ानी होगी, हमारी जनता में हमारी सदस्य संख्या बढ़ानी होगी, तब हमारा व्यापार फल फूल सकता है। गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में हुई। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब प्लासी का युद्ध हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।